हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का 11th चैप्टर। वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो बेसिक है वो बेसिक कंसेप्ट हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आयत, वर्ग, घन और घनाभ, शंकु, बेलन, गोला व अर्धगोला, इन सभी आकृतियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो आकृतियां हैं इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और इनका आयतन जो है वो आयतन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर है इसमें तो आपके कौन कौन से, एक तो शंकु है, ठीक है, और गोला है और अर्धगोला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? शंकु, गोला और अर्धगोला, ये तीनों चीजें ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मैं आपको सभी के बारे में डिटेल से बता रही हूँ, घन और घनाभ आप लोगों के नहीं है। ठीक है, चलिए फिर भी हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो घन है वो क्या होता है। घन क्या होता है? घन की आकृति कैसी होती है? घन की, अब ये एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये बॉक्स क्या है? इसकी ये तो लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये तो क्या है? घनाभ है। ठीक है, और घन किस प्रकार का होता है? घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो घनाभ है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घन, तो घन की मतलब ये इतना सा डिब्बा यहाँ से काट दिया जाए तो इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीजें क्या हो जाएगी? समान। ठीक है, घन होता है वर्ग के जैसा। ठीक है, अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किस प्रकार का होता है? वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यही होता है वर्ग। अब ये क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो वर्ग जो है, घनाभ जो है वो क्या होता है? वर्ग से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वर्ग से बना होता है, तो घनाभ होता किस प्रकार का है? इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक ये वर्ग बना लिया हमने, अब इसके अंदर एक दूसरा वर्ग बना लिया, अब इसको मिला दो, इसको भी और इसको भी। अब ये आकृति किसकी है? ये क्या है? घन है। ठीक है, तो अब इस घन की ये क्या हो गई? घन की लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई? घन की चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई? इस घन की ऊंचाई हो गई। और घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीजें आपस में क्या होती है? बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन की तीनों चीजें आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये क्या होती है? त्रिविमीय आकृतियां होती है। ठीक है, त्रिविमीय आकृतियां किसे कहते हैं? त्रिविमीय आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां। तो त्रिविमीय आकृतियां क्या होती है? वे आकृतियां जिनमें तीन विमाएं हो, ऐसी आकृतियां जिनमें तीन विमाएं हो। तीन विमाएं कौन कौन सी हो? कौन कौन सी होती है तीन विमाएं? एक तो लंबाई होती है, लंबाई जिसको L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरी क्या होती है? चौड़ाई होती है, उसको B से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल b। ठीक है, तीसरी क्या होती है? ऊंचाई होती है, जो कि H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? त्रिविमीय आकृतियां होती है, ऐसी आकृतियां जिनमें तीन विमाएं हो। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वे होती है त्रिविमीय आकृतियां। ठीक है, तो ये क्या हो गया? घन एक त्रिविमीय आकृति है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो घन क्या होता है
कि जो वर्ग से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, एक बार के लिए आप मान लो कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसमें सतह कितनी होती है, सतह ये सतह है, ठीक है, ये भी सतह है, ये भी सतह है और ये भी क्या है, सतह है। इस प्रकार कितनी सतह होती है इसमें, घन में 6 सतह होती है, ठीक है। घन में सतह कितनी होती है, 6 होती है। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। किनारे होते हैं घन में 12। सतह आप लोग गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सतह हो गई। किनारे कितने हो गए, 1 2 3 और 4, 4 हो गए। 5 6 7 8, ठीक है। फिर 9 10 11 और 12 ये किनारे होते हैं, ठीक है। तो किनारे कितने होते हैं इसमें, 12 किनारे होते हैं। अब ये तो घनाभ है, घन नहीं है, बट आप समझ सकते हो इसको, यदि हम छोटा ले लें यहाँ से, इसकी लंबाई कम हो यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो ये क्या होगा, घन। अभी तो ये आपको आयत जैसा लग रहा है, तो ये क्या है, घनाभ है, ठीक है, घन नहीं है। तो घन की आकृति किस प्रकार की होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें आपस में बराबर होती है, ठीक है। जब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा सुकेर होता है, यही होता है। तो अब जो घनाभ है वो कितने वर्गों से मिलकर बना होता है, ये तो हो गया एक वर्ग। तो वर्ग का हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा सुकेर होता है, ठीक है। अब जो घन बना है वो कितने वर्गों से मिलकर बना होता है, तो इसमें तो एक ये वर्ग हो गया, एक ये हो गया और एक ये, मतलब 6, एक ये वर्ग है, ठीक है, एक ये है 2 और दूसरा 3। जितनी सतह होती है उतने ही वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं घनाभ में। तो ये क्या हो गया, वर्ग से मिलकर बना है। तो इसमें कितने होते हैं, 6 सतह है, तो मतलब इसमें 6 ही वर्ग होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को इसके फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। तो हमें किस किस के फॉर्मूले, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पार्श्व कहो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, ठीक है। तो आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान होना चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन, ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं सभी में, ठीक है। तो घन का जब हम, घन में सतह 6 होती है, किनारे 12 होते हैं, ठीक है। अब हम निकालें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय कहो या वक्र पृष्ठीय। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये क्या है, घन है, ठीक है। आप लोग मान लो ये घन है, बट घन नहीं है, ये घनाभ है, फिर भी आप मान लो ये घन है, ठीक है। तो घन के मतलब ये 4 दीवारी का जब हम क्षेत्रफल निकालें, इन सतहों का, चारों सतहों का, ठीक है, मतलब इस सतह को हटा दो और इसको भी हटा दो, मतलब ये खुला होना चाहिए, तो वो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 1 2 3 और 4। अब इस साइड में भी मतलब ये वर्ग हटा दिया जाए और ये भी वर्ग हटा दिया जाए, तो कितने वर्ग बचेंगे यहाँ पर, 4, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इसकी 2 साइड खुली होती है, ठीक है। 2 वर्ग हटा दिए हमने, तो कितने बचे, 4। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 इंटू भुजा सुकेर। भुजा को हम ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसकी चारों ही क्या है, बराबर है भुजाएं, तो इस चारों को भी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। घन की मतलब घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें बराबर होती है, ठीक है। तो भुजा 4 इंटू भुजा सुकेर लिख सकते हो, या आप यहाँ पर लिख दो 4 इंटू भुजा सुकेर। तो ये होता है इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, 6 वर्ग होते हैं, ठीक है। हमने निकाला यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 वर्ग हटा दिए जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, 2 साइड से खुला होता है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये। तो अब हम निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये क्या होगा, एक बिल्कुल बंद होगा, ठीक है। तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसमें वर्ग कितने होंगे, 6 वर्ग होंगे। जो 2 वर्ग हटाए थे हमने, वो वर्ग हमने वापस लगा दिए, तो वो बंद हो गया बॉक्स, ठीक है। तो उसमें कितने हो गए, 6 वर्ग। तो 6 इंटू भुजा सुकेर, ये होता है इसका
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद घन का आयतन, मतलब आयतन क्या होता है, जब किसी घन में, बॉक्स जैसा होता है घन, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी चीजें क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब उसमें पानी या कोई लिक्विड से उसको भरा जाता है, ठीक है, तब उसका आयतन निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, तब उसका आयतन यदि हमें निकालना हो कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, घन का आयतन निकालना होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया घन का, ये इतने फॉर्मूले आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घनाभ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। ठीक है, चलिए, तो अब हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे कि घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ की आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है, घन और घनाभ लगभग ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं घनाभ। तो घनाभ किसे कहते हैं, तो ये जो बॉक्स है ये क्या है, एक घनाभ है। ठीक है, अब घनाभ में क्या होता है, घनाभ होता है लगभग आयत से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आयत किसे कहते हैं, आयत कहते हैं चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। तो ये है आयत। ठीक है, अब जो घनाभ है वो आयत से मिलकर बना होता है। तो कितने आयतों से मिलकर बना होता है घनाभ, ये जो घनाभ होता है कितने आयतों से मिलकर बना होता है, 6 आयतों से। ठीक है, तो इसमें सतह कितनी होती है, 6 ही सतह होती है, 6 सतह होती है और 12 किनारे होते हैं। ठीक है, आयत क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम आयत कहते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू में चौड़ाई। यही होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हम घनाभ की बात करें। ठीक है, अब घनाभ में भी 6 सतह होती है और 12 किनारे होते हैं, सेम घन की तरह होते हैं। ठीक है, बट घनाभ जो होता है वो कितने, 6 आयतों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो घनाभ की आकृति किस प्रकार की होती है, एक आयत बनाना है हमें सबसे पहले, तो एक आयत ये बना दिया, उसके बाद एक आयत ये बना दिया, ये आकृति किसकी है, घनाभ की। ठीक है, तो घनाभ होता है इस प्रकार का। ठीक है, तो घनाभ ये क्या हो गई, घनाभ की लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये होता है घनाभ। ठीक है, अब हमें घनाभ का सबसे पहले घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोगों को फॉर्मूले कितने याद होने चाहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए प्रत्येक आकृति में। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आप लोगों को रट लेना है। ठीक है, ये क्या है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये तो हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या आप लोग इसको पहले लिख सकते हो, 2 में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई, ये क्या होता है,
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अब आप इसको लंबाई को L से लिख सकते हो, इंटू चौड़ाई को B से, प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू में प्लस ऊंचाई इंटू में लंबाई। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई, घनाभ का घनाभ का आयतन निकालना है हमें। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ क्या होता है? एक आयत के जैसा होता है। बॉक्स होता है वो, तो अब इसको हम यहाँ से मतलब चारों कोनों से इसको खींच कर इस प्रकार खींचेंगे इसको, तो क्या बढ़ेगी? इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो आयतन जो होगा वो क्या होगा? घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा घनाभ में। ठीक है, बेलन किसे कहते हैं और बेलन की आकृति किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो बेलन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, बेलन की आकृति इस प्रकार की गोल होती है और इसके जो दोनों तरफ क्या होते हैं? दो वर्त होते हैं। ये क्या है? एक वर्त है। इसी प्रकार ये क्या है? एक वर्त है। इस प्रकार का होता है बेलन। ठीक है, तो बेलन को हम कैसे बनाएंगे? पाइप के जैसा होता है। ठीक है, और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? वर्त लगे होते हैं। एक तो ये वर्त हो गया इस तरफ, और इस तरफ ये क्या हो गया? एक ये वर्त हो गया, और ये क्या हो गया? इस वर्त का केंद्र है, और ये क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। तो इस त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे? R से। ये भी त्रिज्या है, और ये क्या हो गई? केंद्र से केंद्र को मिलाया दोनों वर्तों की, तो ये क्या हो गई? ऊंचाई। ठीक है, ये क्या है? ऊंचाई, और ये भी क्या है? यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। तो ये होता है बेलन। बेलन के दोनों तरफ क्या होते हैं? वर्त होते हैं। अब हम बात करें एक वर्त की, ये वर्त है। ठीक है, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर होता है, यही होता है। ठीक है, और वर्त की परिधि निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। वर्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को। ठीक है, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? कि इस बेलन के दोनों तरफ, ये जो बेलन है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें इसका, तो इसकी जो दोनों तरफ ये वर्त है ये हटा दिए जाएंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों वर्त नहीं होंगे, मतलब यहाँ से खुला होगा, यहाँ से भी खुला होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी? वर्त की परिधि तो होगी, वर्त नहीं होगा। ठीक है, तो वर्त की परिधि होगी। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। जब हम वर्त की परिधि को पकड़ कर यूं खींचेंगे तो उससे क्या बढ़ेगी? वर्त की जो हाइट बढ़ेगी, हाइट ही बढ़ेगी। ये क्या है? वर्त की परिधि है। ठीक है, मान लो कि जो पाइप होता है, ठीक है, वो पाइप क्या होता है? दोनों तरफ से खुला होता है। जो पाइप होता है वो दोनों तरफ से खुला होता है, और परिधि होती है उसके, परिधि तो होगी जो गोलाई पर होता है पाइप। ठीक है, अब इसकी हम हाइट को खींचेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, मतलब पाइप की तरह बनेगा ये। ठीक है, तो ये तो हो गई उसकी वर्त की परिधि। अब परिधि इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है, और इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसके h और लग जाएगा। ठीक है, तो वर्त का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए वर्त का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH, ये होता है वर्ग का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप लोग रट लेना। ठीक है, कि वर्त का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। ठीक है, जो वर्त की परिधि है उसमें हाइट और मिला दो, बस इतनी सी बात है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा, ठीक है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें दो वर्त मिला देंगे वापस, मतलब वो बंद होगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो दो तो वर्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें दो वर्त ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, संपूर्ण का हो गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में होगा दो वर्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। दो वर्तों का क्षेत्रफल, जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें तो दोनों वर्त हटा दिए थे, ठीक है, खाली परिधि ली थी वर्त की। अब इसमें क्या है, दो वर्त होंगे और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही, और उसमें दोनों वर्त वापस ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारा, 2 पाई आर एच है, प्लस दो वर्तों का क्षेत्रफल, तो दो वर्तों का क्षेत्रफल 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, दो वर्तों का है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, इस ये गुणा का निशान हटा दो आप, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एच प्लस आर कितना है, 2 पाई आर तो बाहर आ गया, खाली आर स्क्वायर है तो एक आर बचा है यहाँ पर। तो ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद हम बेलन का, यदि बेलन का आयतन निकालें, ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये बेलन है, ठीक है, इसके नीचे क्या लगा होता है, वर्त लगा होता है। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है, कोई भी लिक्विड डालेंगे तो वो सबसे पहले किस में जाएगा, वर्त के। तो वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका ये पानी से भरेगा तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी एच, ठीक है, तो उसमें आप एच और जोड़ दो। तो ये होता है बेलन का आयतन। आप लोग कैसे भी करके याद रखना, बट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ये आप अच्छे से नहीं याद कर पाओगे तो आप लोगों को आगे ये चैप्टर करने में प्रॉब्लम होगी, ओके। तो आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना, आप कैसे भी कोई भी ट्रिक से याद रखो, ठीक है। तो ये होता है बेलन का आयतन। पढ़ेंगे शंकु के बारे में, ठीक है। शंकु की आकृति किस प्रकार की होती है, शंकु की आकृति होती है जोकर की जो टोपी होती है ना उस टाइप की होती है, ठीक है। जैसे कीप होती है, इस प्रकार की होती है शंकु की आकृति। शंकु के नीचे क्या, एक वर्त लगा होता है, ठीक है, इसके नीचे क्या लगा होता है, एक वर्त लगा होता है, और ये क्या हो गया, इस वर्त का केंद्र हो गया, और ये क्या हो गई, फिर इसकी त्रिज्या हो गई, और ये क्या हो गई, ऊंचाई जो 90 डिग्री के कोण पर होती है, ठीक है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। और ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एल बोलते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि शंकु की आकृति इस प्रकार की होती है, इसमें एक वर्त लगा होता है नीचे, ठीक है, और जो ये ऊंचाई होती है इसकी 90 डिग्री के एंगल वाली, ये तो एच से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो ठीक है। और जो ये तिरछी ऊंचाई होती है इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इसे एल से, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, ये जो शंकु है इसमें नीचे एक वर्त लगा है, ठीक है, तो इस वर्त को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब वर्त को हटा देंगे तो बचेगी क्या, वर्त की परिधि तो बचेगी, वर्त का क्षेत्रफल हट जाएगा, ठीक है, तो वर्त की जो परिधि है वो तो बचेगी यहाँ पर, ठीक है। तो वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, बट यहाँ पर हम क्या लेंगे, पाई आर, एक ही वर्त है पाई आर। अब ऊंचाई लेंगे, पाई आर ले लिया, उसके बाद हम ऊंचाई लेंगे, तो ऊंचाई हम कौन सी लेंगे, तिर्यक ऊंचाई लेंगे यहाँ पर, ठीक है, न कि ये ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, एल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल। आप लोग कैसे भी याद रखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें जो वर्त हटाया है उस वर्त को वापस लगा देंगे, ठीक है, मतलब वर्त से ढक दिया जाएगा, तो जो वर्त का क्षेत्रफल होगा वो उसमें ऐड कर देंगे, यानी शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो शंकु का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस क्या होगा, एक वर्त का क्षेत्रफल, यही होगा। मतलब पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, उस टाइम तो क्या था, ये खुला था, मतलब वर्त हटा दिया। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, बंद होगा, तो इसमें वर्त वापस जोड़ देंगे। एक वर्त है तो पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हमने एक वर्त जोड़ दिया। अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, पाई आर, अंदर क्या बचा, एल प्लस आर। तो ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे शंकु का यदि आयतन निकालना हो, शंकु का आयतन, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब ये आप याद कर लेना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोला। गोला क्या होता है, गोला, गोला गोल होता है, ठीक है, गेंद की तरह गोल होता है। तो गोला क्या हो गया, एक वर्त की तरह होता है, और वो क्या होता है, बिल्कुल गेंद की तरह होता है, एकदम बंद होता है। ठीक है, गेंद की तरह, जो बॉल होती है उसकी तरह होता है गोला। निकालना हो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल को या फिर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को, दोनों ही क्या होता है, एक ही क्षेत्रफल होता है। क्योंकि पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, हम गोला एक गेंद की तरह होता है, तो हम कहीं से भी इसको हटा नहीं पाते हैं, खोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का एक ही होता है। ठीक है, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, चार वर्तों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा। ओके, तो इसका जो आयतन निकालना हो, गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब होगा यहाँ पर। ठीक है, गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, देंगे अर्धगोला। अर्धगोला किस प्रकार का होता है, गोला, पूरा जो गोला होता है वो क्या होता है, गेंद की तरह होता है। ठीक है, अब उसको हम बीच से काट दें तो वो किस प्रकार का होगा, उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है, मतलब उसके यहाँ क्या होगा, वर्त होगा, और ये क्या होगा, वर्त का केंद्र, तो ये क्या होगी, इसमें यहाँ आर होगी, वर्त की त्रिज्या। ठीक है, तो अर्धगोला इस प्रकार का होता है। अर्धगोले का हमें पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का, अर्धगोले का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो होता है अर्धगोले का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूले याद रखना। अब है आयतन, जब हमें अर्धगोले का आयतन निकालना हो, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। ओके, तो ये हो गया आपका जो 11th चैप्टर है, इसका पूरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से रिवीजन करना इसकी, उसके बाद हम